अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। सानिया 9 मई राय इस्तेकाम तक का सफ़र 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है, जब मुल्क दुश्मन अनासर ने मुल्क की सालमियत और इस्तेकाम पर कारी ज़रब लगाई। दूसरी तरफ अगर हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त आज बड़ा फैसला अदालत की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को देने का फैसला जो है वो मुअत्तल किया गया है। फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाक़यात न होते। चीफ जस्टिस और नवाज शरीफ को दोबारा मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने की तैयारियां भी जारी हैं। पिछले कई दिनों से ये बहस चल रही थी कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमती टीम है वो बिल्कुल अलग होगी और जो पॉलिटिकल टीम होगी, जो पार्टी को रन करेगी, जो मैनेजमेंट साइड होगी, वो बिल्कुल अलग होगी। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक की बात करें तो चाइना में ये सिस्टम बड़ा कामयाब रहा और है। क्या पाकिस्तान में ये मॉडल कामयाब हो सके? और स्पेशली मुस्लिम लीग नून हुकूमत चूँकि मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ये चाहती है कि मामलात मौजूदा महंगाई और जितने भी फ़ैसले हैं वो हुकूमती टीम के ज़िम्मा हों, ताकि कल मुस्लिम लीग नून को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये होना बुनियादी तौर पे ऐसा ही चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये तजर्बा, ये मॉडल कामयाब हो पाएगा, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो दिलचस्प सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई, उस सफ़ीर से जिसके ख़िलाफ़ ये पूरा बयानिया सेट किया गया था कि जो बुनियादी तौर पर रजीम चेंज में डोनाल्ड लो का बहुत अहम किरदार रहा। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो मिली और उन्होंने अपने शिकवे शिकायत भी रखे। इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है यहाँ पे, जो इंसानी हकूक़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे पार्टी के जो गिरफ़्तार रहनुमा हैं उनके ऊपर जो कारकुनान पे तशद्दुद हुआ, इस तरह की बातें भी हुई। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी नौजवान सऊदी कंपनियों के साथ मिलकर छोटे कारोबार शुरू करेंगे। ये भी बड़ा एक अच्छा और दिलचस्प पहलू है, और ये वो चीज़ है जो न सिर्फ सऊदीया के साथ है बल्कि पाकिस्तान की जो माशी टीम है उसको भी ये चाहिए कि मल्टी नेशनल कंपनीज जितनी भी हैं उनको भी ऑन बोर्ड लें और टैलेंटेड यूथ को इंटर्नशिप के ऊपर और मेरिट के ऊपर स्पेस मिलना चाहिए। और ये लाजम मलजूम करे हुकूमत पाकिस्तान, ताकि बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं वो हमारे नौजवान और वो टैलेंटेड यूथ जो कुछ करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील हैं, वो जो एक अच्छा ब्रेन है उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। ज्वाइन किया है मैं जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर कानूनदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। यासीन आज़ाद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। यासीन साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है बस। यासीन आज़ाद साहब, किस तरह देखते हैं आज चीफ जस्टिस साहब ने फिर ये इस बात को दोहराया है कि फैज़ाबाद धरने पर के फैसले पर अमल दरामद हो जाता ही नहीं उस वक्त, तो आज आपको 9 मई के वाक़यात ना होते हुए नज़र आते और मुल्क में एहतजाज के नाम पे किसी भी तौर पे ये परमिशन और दुनिया भर में किसी भी जगह नहीं दी जाती कि आप तोड़ फोड़ करें, चाहे वो यादगार शहदा हों, सरकारी इमलाक हों, किसी भी या प्राइवेट इमलाक हों, आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किस तरह देखते हैं चीफ जस्टिस साहब, ये बात आज बार बार कर रहे हैं, लेकिन एक लंबी डिबेट है इसके ऊपर भी कि कौन लोग हैं, कैसे फैसले होते रहे, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, कोशिश करेंगे यासीन आज़ाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। ख़ास तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी और उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस होती रही, बड़ा अहम पहलू है और कानूनी तौर पे भी। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन जिन इदारों का डोमेन है वो अपने डोमेन में रहते हुए काम नहीं कर सके, नहीं कर पाए। उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, और आज भी हम उधर ही स्टैंड कर रहे हैं। यासीन आज़ाद साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। चीफ जस्टिस साहब का फैज़ाबाद धरने के वाले से उन्होंने कहा कि फैसला, उस फैसले पे उस वक्त अमल दरामद होता तो 9 मई जैसे वाक़यात ना होते। किस तरह देखते हैं?
देखें, जहाँ तक फैजाबाद धरने का केस का ताल्लुक है, जी जी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और आइन का आर्टिकल 189 ये कहता है कि सुपीरियर कोर्ट के जितने जजमेंट हैं उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है तो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव करती है, कोई और नहीं करती। ठीक। तो उनका तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर उस पर अमल हो जाता तो मामला शायद कुछ और होता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके आने के बाद एक कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट आ गई और फैज अमीद को भी सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया, लेकिन फैज अमीद तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, उसने जवाब लिखकर दे दिया और आपने एक फैसला सुना दिया। अब आप ये चाहते हैं कि उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए और फैज अमीद का नाम लेकर आप कह रहे हैं तो ठीक है, होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कोई आदमी कानून से बालातर नहीं है। लेकिन हमें ज़रा हकीकत पसंद होना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जिस शख्स के मतलब कहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो यहाँ तारीख इस बात की गवाह है कि जनाब परवेज मुशर्रफ जिसको सजाए मौत हुई गद्दारी केस में, क्या हमने उसको सजा दे दी? तो बाज़ हक़ाइक़ जो है उनको तस्लीम करना पड़ेगा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बाज़ औक़ात इदारों के खिलाफ कार्रवाई करना, उनके किसी हेड के खिलाफ कार्रवाई करना एग्जैक्टली के लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा करता है। मैं कहता हूँ ये कोई बुराई नहीं है, बेहतर है, तो जजमेंट पर अमल होना चाहिए था, नहीं हुआ आप कर लें। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप फैज अमीद को जब आपने सुप्रीम कोर्ट बुलाया वो नहीं आया, उन्होंने जवाब लिखकर भेजा पर उस जवाब के अंदर ये कहा कि मैंने तो वही किया जो एग्जीक्यूटिव ने कहा। तो एग्जीक्यूटिव में क्या जो फैज अमीद साहब शामिल नहीं है? बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ठीक। लेते हैं। इसमें यासीर रज़ा साहब ठीक कह रहे हैं, कानूनी तौर पे तो चीज़ें एग्जीक्यूटिव उस वक्त के एग्जीक्यूटिव ने कहा, किसने कहा, क्या कहा, तो ये तो एक डिबेट है और हमेशा हम बदकिस्मती से कन्फ्यूजन का ही शिकार रहे, चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती। कुछ दिन पहले ही आर्मी चीफ साहब ने रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा था कि हमें अपनी आइनी हदूद का पता है और हम उसमें रहते हैं, दूसरे इदारों को भी उम्मीद करते हैं कि वो भी अपनी अपनी हदूद में रह के काम करेंगे। इश्यूज़ तो हैं हमारे पास, चाहे अदलिया हो, स्टैब्लिशमेंट हो या पार्लियामेंट हो, इवन ब्यूरोक्रेसी और फिर इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स भी। हम क्यों एक दूसरे की जो बुनियादी जो राइट्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? पार्लियामेंट को जो आइन कानून इजाज़त देता है उसमें रहते हुए उसको काम करना चाहिए, वो इख्तियार है। और अभी पूरी दुनिया में यही होता है कि आप जितना भी कोई मजबूत आदमी हो, आप यही कहते हैं कि हमने कोर्ट में जाना है, फैसला कोर्ट करेगा। तो जब कोर्ट ही इतना कंप्रोमाइज हो जाएगा तो इंसाफ का बोलबाला कैसे होगा किसी भी माशरे में? देखें, 73 का जो आइन है जी, उस आइन में तमाम आइनी इदारों की अपनी जो लिमिटेशन है वो मुकर्रर कर दी गई है। ज़ाहिर है कि इंसाफ की फराहमी में सबसे बड़ा रोल अदलिया का होता है, किसी और का नहीं होता। ठीक। पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करना है, और अगर कोई कानून साजी ऐसी है जिसमें किसी का कोई बुनियादी हक मारा जा रहा हो तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। और जब से जैसे फैसला आए हैं आपने देखा होगा कि उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम पार्लियामेंट के मामलात में मदाखिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और प्रोसीजरल एक्ट जो बना था जी जी उसमें आप देखें तो जिसको कानून बनने से पहले स्टे दिया गया था, बाद में उस कानून को बहाल किया गया ये कह के कि ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है और किसी तरह का किसी का कोई बुनियादी हक मुतासर नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात है ठीक। इदारों को। अब इसी तरह जो है हमारा इलेक्शन कमीशन का मामला है, जी जी क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आइनी अदारा नहीं है, आइनी अदारा है ना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मामला किए हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए है। ठीक है। अब वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आज आपने देखा होगा कि जो वक्तन फक्तन हमारे ऑनरेबल जजेस ऑब्जर्वेशन देते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का बिल्कुल क्लियर था कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को अपने नॉमिनेशन
मखसूस नशिस्तों के लिए वक्त से पहले फाइल करने होते हैं जी इलेक्शन एक्ट के तहत। और फिर उस पार्टी को, जो पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती है, उसको इस बात का किया जाता है क्या पीटीआई ने वैसे पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लिया नहीं लिया। अब उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में चले गए, तो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का जो सरबराह है वो खुद इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ा, पार्टी के सरबराह की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है। तो पार्टी के सरबराह की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक उसने कोई लिस्ट तो नहीं फाइल की थी कि ये लोग हैं जो मखसूस नशिस्तों के लिए मेरे हैं, इनको जो राइट है उनको मिलना चाहिए। तो इसमें तो ये अभी यासीर साहब ये बात तो आपकी ठीक कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ये फैसला आया ज़रा ये अबूरी फैसला है, हतमी फैसला नहीं है। तीसरी बात ये है कि आप नहीं समझते फिर अगेन इसकी टाइमिंग्स, यही वो वजह है कि चाहे आपकी हुकूमत हो, दूसरी जमातों की हो, या कुछ भी हो, एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा होता है कि ये अच्छी खासी 75 के लगभग सीट्स हैं, अगर ये रिवर्स होती हैं, फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरह देखते हैं कि वो क्यों डिफाइन नहीं कर सका और इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सका। अगेन अब ये एक नई बहस आ गई। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या गलती है? सबसे पहले तो पीटीआई गई पेशावर हाई कोर्ट में, जी राइट। पेशावर हाई कोर्ट के बाद जो है ना, फिर जब मखसूस नशिस्तों की बारी आई तो उन्होंने किसी अदालत से तो गाइडलाइन देनी थी ना। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जो आपने सीटों की तकसीम की बिल्कुल सही की है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डर को सस्पेंड किया, ठीक, और रिकमेंडेशन की है लार्जर बेंच के लिए। ठीक है। और उस बेंच को कंस्टिट्यूट करने के लिए अब जस्टिस फैज ईसा साहब ने अपने 2 सीनियर साथियों के साथ मिलकर फाइनल फैसला करना है, तो फैसला करेंगे। अब लार्जर बेंच कल क्या फैसला करती है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तक जो ऑर्डर है उसमें ये लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद की बनती हैं उसकी हद तक स्टे किया गया है, ठीक है। ठीक, अब उसकी हद तक जब स्टे किया गया, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि उनको सीटें मिल गई। इस हद तक के जो लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मौका मिला ठीक है। और वो उनको सीटें उनके दरमियान तकसीम हुई, उनको रोका गया। अब कल फाइनली कोर्ट अगर इसी नतीजे पर पहुंचा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला सही था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, और सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर को मेंटेन करता है, तो फिर दूसरी हालत यही रहेगी जो आज है। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी वजह से फैसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली लाता है तो वो भी कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे ना, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक फैसला करेंगे ना। ठीक है, तो वो फैसला क्या आता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा यासीन रज़ा साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून के हवाले से, आप चूँकि इन चीज़ों को समझते भी हैं, मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि जो हुकूमती टीम है वो बिल्कुल अलग होगी और जो पार्टी है वो अलग होगी, और ये मॉडल चाइना में तो चल रहा है, हमारे यहाँ ये पहली दफ़ा होगा, और जो कि होना चाहिए। पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन ये है। आप किस तरह देखते हैं कि इससे पार्टी को फ़ायदा होगा? चूँकि वो लोग जो ऑलरेडी जीत कर कैबिनेट में जा चुके हैं, उनके पास ओहदे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो हुकूमत की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। पार्टी इस तरह की तंजीम साजी से पार्टी मजबूत होगी और एक तक़वियत भी मिलेगी, जमहूरियत को एक तक़वियत मिलेगी इस सिलसिले की। जैसा सर मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि जो पार्टी का हेड है जी, वो अगर हुकूमत में चला जाता है जी, तो फिर पार्टी की सदारत छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। और इसका स्टार्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया कि शहबाज शरीफ साहब को हटा के मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी कार्ड बनाया जा रहा है 11 तारीख को। ठीक है। और आपने गंदम के स्कैंडल में देखा हो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से रिपोर्ट मांगी है सही कि गंदम के स्कैंडल में कौन लोग अपने इन्वॉल्व हैं उनको सामने लेके आए, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और आपने इस मामले को लेके आगे बढ़ना है। तो ये एक अच्छी बात है कि पार्टी का जो सदर है वो अपनी ही पार्टी जो उसकी हुकूमत में आ जाती है, मैं इक़्तिदार का जुमला इस्तेमाल नहीं करता, मैं हुकूमत का जुमला इस्तेमाल करता हूँ। इक़्तिदार तो आज भी मैं कहता हूँ कि किसी और ताकत के पास है, आपके पास नहीं है। तो ठीक है, ये आप एडमिट करते हैं कि इक़्तिदार अभी भी मुस्लिम लीग नून या किसी भी पार्टी के पास नहीं है? मैं तो हकीकत पसंद आदमी हूँ, मेरा तो इस पे कोई इतराज नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है। ठीक है।
तो आप ये समझते हैं कि ये एक तो ये है कि पहली दफ़ा माजी में अगर हम देखें तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास भी पार्टी की आदत भी रही, और हमारे यहाँ तो तायात बना देते हैं ये चीज़ें, तो एक अच्छी रीत है। आप समझते हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए वैसे भी दीगर पार्टीज़ को भी? जैसे पीपल पार्टी का मतलब मेरा ख्याल ये था, मुझसे पूछा आपने? जी जी, आपसे आपसे यासीन साहब, आपसे पूछो। पीपल पार्टी का देखें, जब इन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने का टाइम लगेगा। पीपल पार्टी ने कैबिनेट का हिस्सा बनना है और बन के रहेगी। अभी तो आपने खुद ही करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों के इंटरेस्ट में यह है कि मिलकर हुकूमत करें, ठीक मामला को लेके आगे चलें, ताकि मुल्क के अंदर जो सिस्टम है ये बेहतर अंदाज में चले जाए। ठीक है। अच्छा, सियासी तौर पे क्यास रही हैं अपनी जगह, आप समझते हैं कि चीज़ें अब बेहतर हो जाएगी आगे, चूँकि बजट भी पेश करना है, आईएमएफ से आपको किस्त भी मिल चुकी है, माशी तौर पे इस्तेकाम आएगा? अब चूँकि बाहर से सरमायाकारी आ रही है, अच्छी बात यह है कि अब कर्जा नहीं मिल रहा, सरमायाकारी मिल रही है, जितनी भी आ रही है वो सरमायाकारी हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी होगी, सर, यूथ। मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज में चल रहे हैं और मियाँ साहब जिस अंदाज में अपनी पार्टी को डायरेक्शन दे रहे हैं या क्यादत कर रहे हैं, वो पंजाब के अंदर ज़ाहिर है कि उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, जी जी, मरकज में उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, और दोनों जगह पे वो खुद एक गाइडलाइन दे रहे हैं। और मियाँ साहब की सरपरस्ती में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा, माशी तौर पर भी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। शर्त यह है कि उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए, ठीक। उनको इंडिपेंडेंटली मामला को आगे चलने दिया जाए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खुलकर अगर भरपूर तरीके से काम करने दिया गया तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, और इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में माशी तौर पे इस्तेकाम किस कदर आता है, और ये ज़रूरी भी है, और साथ ही साथ सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, डायलॉग होने चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।